हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। और आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट में लास्ट के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। आज और एक और लेक्चर लेकर के वो खत्म हो जाएगा, फिर पार्लियामेंट चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। लास्ट लेक्चर हमने बजट के बारे में देखा था, तो आई होप आपने बजट सही से पढ़ लिया होगा लक्ष्मीकांत से। ठीक है, तो बजट में कुछ एक दो टॉपिक्स रह जाते हैं मिसलेनियस, तो वो मैं समझा देता हूँ। ठीक, उसके बाद फिर आप बजट स्पीच भी एक बार पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स का है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। तो उसको एक बार पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो। उससे भी ज्यादा जरूरी इकोनॉमिक सर्वे है, तो वो भी पढ़ लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है, फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है और कितने फंड्स होते हैं। ठीक है, ये मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। देखो, बजट में दो प्रकार के खर्चे होते हैं। ठीक है, एक वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंड से निकलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, संवैधानिक निधि जिसको कहते हैं, उस पे चार्ज किया जाता है। और दूसरा जो संवैधानिक निधि से मेड किया जाता है, यानी मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए अभी से मैं सीएफआई यूज करूंगा, तो जब मैं सीएफआई बोलूं तो आप ध्यान रखना कि मैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, एक और होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, लेकिन उसको नहीं रेफर कर रहा हूँ, मैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ही रेफर कर रहा हूँ, ये ध्यान रख लेना इससे। ठीक है, तो बजट में दो तरह के खर्चे होते हैं। ठीक है, एक जो सीएफआई पर चार्ज किया जाता है और एक जो सीएफआई से मेड किया जाता है। ठीक है, तो चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसको हिंदी में अनिवार्य व्यय कहते हैं, अनिवार्य व्यय, सॉरी। ठीक है, और वोटेड एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस भी मैं बता देता हूँ। देखो, चार्ज एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा होता है जो संसद के द्वारा वोटिंग के लिए नहीं आता है, सिर्फ उस पर डिस्कशन होता है, सिर्फ चर्चा हो सकती है उस पर, डिबेट, और लेकिन कोई भी वोटिंग के प्रोसेस में नहीं जाएगा उसमें, उस केस में। ठीक है, और वोटेड एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा होता है जो लोकसभा में बहुमत से पारित करना जरूरी होता है। ठीक, चार्ज एक्सपेंडिचर में कौन कौन से खर्चे आते हैं। ठीक है, तो देखो, चार्ज एक्सपेंडिचर में कुछ खर्चे जैसे प्रेसिडेंट का सैलरी हो गया, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की सैलरी हो गई, लोकसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर का सैलरी हो गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सैलरी हो गया, उनके पेंशन हो गए, उनके अलाउंसेस हो गए। ठीक, फिर हाई कोर्ट के जजेस के पेंशन पेंशन हो गए। और किसी भी रिटायर्ड जो हाई कोर्ट का जज होता है, उसकी पेंशन जो है इसी फंड से आती है। फिर कैट का सैलरी हो गया, उसका अलाउंसेस और पेंशन हो गए। ठीक, यूपीएससी के चेयरमैन और उसके यूपीएससी के मेंबर्स का सैलरी और अलाउंसेस हो गए। ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन का भी जो सैलरी होता है वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर पे आता है, ये याद रखना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और कैग के ऑफिस और यूपीएससी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं, उसका भी पैसा वो भी चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सीएफआई से। ठीक, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए जो डेट्स होते हैं, मतलब कर्ज जो होते हैं, उन कर्ज का जो ब्याज चुकाने से संबंधित खर्च होता है, वो भी सीएफआई से ही आता है। ठीक है, और उसके बाद फिर कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाया गया जुर्माना या मुआवजा, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया पर कोई जुर्माना अगर लगता है, तो उसका भुगतान भी सीएफआई से ही होता है। ठीक है, जिसपे कोई डिस्कशन, कोई वोटिंग नहीं होती है, डिबेट बस हो सकता है। ठीक, और पार्लियामेंट के और कोई जो अगर कोई खर्चा वगैरह हुए, ठीक है, जैसे कोई स्पेशल मामला हुआ, तो उसके रिगार्डिंग जो खर्चे होते हैं वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर ही पार्लियामेंट उसको घोषित कर सकती है। ठीक, तो ये हो गया चार्ज एक्सपेंडिचर। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक पोर्शन रह गया, बजट एक पोर्शन हो गया, कवर हो गया कोई बजट का। फिर अगला पोर्शन आता है फंड्स के बारे में। ठीक है, तो देखो कितने तरह के फंड्स होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तीन तरह के फंड्स का प्रोविजन किया हुआ है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर थ्री काइंड्स ऑफ फंड। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट में डायरेक्ट भी ऐसे सवाल आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। तो पार्लियामेंट में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है इसके बारे में। ठीक है, और डिफरेंट आर्टिकल्स इससे रिलेटेड है, वो आर्टिकल भी याद रख लो आप। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है वो आर्टिकल 266 में कवर होता है। पब्लिक अकाउंट्स जो होता है वो भी आर्टिकल 266 में कवर होता है कॉन्स्टिट्यूशन के। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है वो आर्टिकल 267 में कवर्ड होता है। अब ये फंड्स तीनों क्या क्या हैं, इसको मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, देखो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को संवैधानिक निधि कहते हैं।
अभी अभी हमने डिस्कस किया था। फिर जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है, इसको लोक लेखा कहते हैं, ठीक है। और जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, इसको निधि आपातकालीन निधि कहते हैं, ठीक। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है, संवैधानिक निधि, ये सरकार का मेन खजाना होता है, ठीक है। भारत सरकार का सबसे बड़ा और मेन फंड होता है। इसमें सरकार द्वारा जितनी भी कलेक्टेड रेवेन्यू होंगी और जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी, वो सारी इसी सरकारी खर्चे, और जितने भी सरकारी खर्चे होते हैं वो सब इसी फंड से किए जाते हैं, ठीक। और इनमें कौन कौन से पैसे आते हैं, ये एक बात ध्यान रखना, और इसको आप मेमोराइज करोगे, इसको लिखोगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला है, सरकार द्वारा जितने भी रिसिप्ट्स हुए, जैसे टैक्स हुआ, कस्टम ड्यूटी हुई, एक्साइज ड्यूटी हुई, इनकम टैक्स हुआ, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डायरेक्टली जाता है, ठीक। फिर सरकार द्वारा लिए गए डेट जो होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल, बिल बॉन्ड, लोन्स वगैरह, ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सीधे डायरेक्टली जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ यहाँ से पैसे आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, याद रखना है आपको। फिर सरकार के वापस मिले हुए ऋण की रकम, मतलब सरकार अगर कोई डेट देती है, तो उसको वापस अगर पैसा मिलता है, तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाएगा, सीएफआई में ही जाएगा, ठीक है। और इनमें से जो पैसे होते हैं वो खर्च कैसे होते हैं, तो इस फंड में किसी भी खर्च बिना संसद की मंजूरी के नहीं निकाला सकता। इस फंड का जितना भी पैसा होता है, अगर खर्च करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए ही चाहिए होगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इसमें संसद जो अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, जब वो बिल पास होगा, एक्ट बनेगा, तभी इसके बाद इससे पैसा निकाला जा सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, तो अगर क्या कहते हैं, जैसे अभी बजट हो रहा है, बजट का सेशन चल रहा है ना, तो जितने भी खर्च अभी जैसे डिफेंस पे जो खर्च हुआ होगा, ठीक है, और जो भी डेट पेमेंट रीपेमेंट का होगा, या फिर जो भी उसका इंटरेस्ट पेमेंट होता है, वो सब इसी फंड से निकलेगा, ठीक। फिर आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जिसको लोक लेखा निधि कहते हैं, ठीक। तो सरकार की जितनी भी अमानत होती है, वो सब इस फंड में, वो सभी पैसे जमा किए जाते हैं। जैसे जो सरकार को किसी और की तरफ से रख जो सरकार किसी और की तरफ से रखती है, और खुद न कि खुद के खर्चे के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, तो इसमें जैसे प्रोविडेंट फंड के पैसे होते हैं, ठीक है। जुडिशियल डिपॉजिट से पैसे पैसे होते हैं। जैसे जुडिशियल डिपॉजिट, जैसे आप कोई कोर्ट केस लड़ने जाते हो, जैसे आपने कभी किसी के ऊपर अभी जैसे मानहानि का कर दिया, जैसे 1,000 करोड़ का कर दिया किसी ने मानहानि, तो उसके एवज में ऐसे नहीं 1,000 करोड़ का मुंह उठा के कर देते हैं, उसमें कुछ एवज में कुछ फीस देनी होती है कोर्ट को, कि भाई 1,000 करोड़ का नहीं, तो ऐसे तो राह चलते कोई भी करता चला जाएगा। एक सर्टेन परसेंटेज होता है 1,000 करोड़ का, जो आपको जमानत जमा करना पड़ेगा कोर्ट में, तभी आप जाके उसको क्या कहते हैं, अ, आप उतने का जितने का भी आप मानहानि का लगाओगे, जितने का भी आप चार्जेस लगाओगे कि भाई इतने का मेरा नुकसान हो, उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको कोर्ट में जमा कराना पड़ता है। तो भाई जुडिशियल डिपॉजिट से ही, ठीक है। और 1,000 करोड़ से अभी लोग समझ गए होंगे, अभी जो मैटर चल रहा है काफी ज्यादा, जो स्टेट पीसेस दे रहे होंगे उनको आइडिया लग गया होगा मैं किस लिए 1,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर पोस्टल सेविंग्स की बात है, तो पोस्टल सेविंग्स के जो पैसे होते हैं, वो भी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आते हैं। फिर डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स जो होते हैं, वो भी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कौन कौन से पैसे पब्लिक अकाउंट्स में आते हैं और कौन कौन से पैसे पब्लिक अकाउंट से निकल के खर्च होते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारे डिटेल्स आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे आराम से। अभी मैं बस लक्ष्मी जो लिखा हुआ है वहां पे वो समझा ही रहा हूँ आपको, ताकि जब आप पढ़ो तो आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। और उस समय भी अगर नहीं क्लियर होती है, तो वीडियो वापस खोल करके देख लेना आप, ठीक। और इनमें से पैसे खर्च कैसे होते हैं, तो ये सरकार की तरफ से ट्रस्ट बनी होती है, जिसे सरकार केवल संचालन करती है। मतलब जैसे ट्रस्ट में होता है ना, कि ट्रस्ट का कोई ओनर नहीं होता, वो बस उसको देख रेख कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके कस्टोडियन होते हैं वो चीजों के। तो वैसे ही सरकार की भी एक ट्रस्ट बनी ही होती है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसे भी बिना संसद की अनुमति, इसे खर्च जो है वो संसद की अनुमति के, एक सेकंड, हाँ सॉरी, इससे भी जो खर्च है वो बिना संसद की अनुमति के भी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सरकारी आमदनी नहीं होती है। सरकार की जैसे सरकार का एक रिसिप्ट होता है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट या फिर कैपिटल रिसिप्ट होता है, वो ये होती नहीं है, तो ये आम जनता का पैसा होता है। तो इसे संसद की अनुमति के बिना भी खर्च किया जा सकता है। जैसे ईपीएफओ में करोड़ रुपए जमा होते हैं, तो पब्लिक अकाउंट में जो आते हैं, तो जब कर्मचारी से निकालते हैं तो भुगतान इसी से होता है, ठीक। जैसे आपका पैसा अगर ईपीएफओ में आया, तो उसके लिए क्या कहते हैं, ये सीधे पब्लिक अकाउंट्स में जाएगा,
और फिर जब मान लो कि, अगर कोई आपका मतलब कोई भी जो काम कर रहा होता है उसका पैसा अगर ईपीएफ कटता है उसका, तो वो सीधे ईपीएफओ में जमा होता है। और जब उसको पैसा निकालने की बारी आएगी, अगर वो पार्लियामेंट के अप्रूवल की बात रहेगी इसमें, तो फिर वो पैसा तुरंत निकाल ही नहीं पाएगा, फिर तो उसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसमें पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती है, और वो बिना संसद की अनुमति के भी पैसा निकाला जा सकता है इससे। ठीक है, तो समझ में आ गया क्यों इसको पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक, इसके बाद जो आता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसको आपातकालीन निधि कहते हैं। ठीक, इस फंड की जो स्थापना है वो 1950 में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के एक्ट के अंतर्गत हुई थी। ठीक, और इसमें कौन कौन से पैसे आते हैं, तो इसमें जो है जो पार्लियामेंट है वो समय समय पे इसमें पैसा डालती रहती है। ठीक है, और सरकार के लिए कोई अन्य अनएक्सपेक्टेड आपातकालीन खर्चा आ जाए, इमरजेंसी खर्चा आ जाए, तो इसमें से पैसे वो निकाल लेते हैं। ठीक, और इसमें से जो पैसे खर्च होते हैं अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज रहती है कि ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नियंत्रण में होता है। और ठीक है, और इसको फाइनेंस सेक्रेटरी संभालते हैं। कौन संभालते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी। और बिना कि संसद की मंजूरी के लिए इसीलिए इसको खर्च किया सकता है। लेकिन बाद में संसद की मंजूरी इसको लेना अनिवार्य होता है इसके लिए। ठीक है, जैसे मान लो अभी कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई आपदा आ गई। ठीक है, कोई आपातकालीन प्रॉब्लम समय आ गया, जैसे समझ ऐसे समझो जब सुनामी आई थी। ठीक है, तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। जो कोविड आया तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन था। ठीक है, ऐसे ही कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें पैसे चाहिए होते हैं। तो उस समय अगर सरकार बैठेगी, पार्लियामेंट बुलाएगी पैसा निकालने के लिए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन से ये पैसा यहाँ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकल जाता है। ठीक है, और फिर जब काम हो जाता है, और जैसे कंटिजेंसी या फिर इमरजेंसी पे काबू पा लिया जाता है, तो फिर बाद में इसे पार्लियामेंट में पास करा लिया। ठीक है, तो ये होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 267 में कवर्ड है। ठीक, उसके बाद फिर ये आपके फंड्स कवर हो गए जी। यहाँ पे आपका जो है बजट कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका है, जो पॉलिटी एस्पेक्ट है बजट का। जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है बजट का उसको हम बाद में करेंगे। जो इकोनॉमी आपको पढ़ाएंगे वो आपको बता देंगे उसके बारे में। ठीक है, और यहाँ पे से अब फिर पार्लियामेंट में अब आगे मूव करते हैं। मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट, ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा आए हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, जो काफी ज्यादा नहीं, मतलब हाँ ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हुए हैं। और अभी इसमें क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि कुछ तो यूपीएससी ने पूछा है, कुछ तो उसका पूछना बहुत ज्यादा से बचा भी हुआ है। तो इसमें चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे जिस टॉपिक से ज्यादा पूछ चुका है उससे क्या ही पूछेगा। और जो एस्पेक्ट बचा हुआ है वो यही एस्पेक्ट है जिससे इससे पूछेगा। ठीक है, तो ये समझना आप लोग ध्यान से, कॉपी पेन लेके बैठो, और मैं एक एक वो बताते चला जाऊंगा आपको। लेजिस्लेटिव पावर्स बताऊंगा, उसके फंक्शन और फंक्शंस बताऊंगा, और इसके बारे में डिटेल में मुंह से ही बोलूंगा। इसमें स्लाइड नहीं मैंने बनाई हुई है, क्योंकि सब चीजें आपको स्लाइड में मिल जा रही हैं, आप लोग खुद एफर्ट नहीं करोगे फिर। ठीक है, वो एफर्ट आप खुद करो। इसलिए मैंने सिर्फ स्पून फीडिंग ना हो आपकी। ठीक है, इसलिए मैंने बस ये स्लाइड इस फंक्शंस के नाम लिखे हुए हैं, पावर्स एंड फंक्शंस के नाम लिखे हुए हैं, और इसको डिटेलिंग में मुंह से ही बताऊंगा। ठीक, तो आई होप आप लोग रेडी हो। नहीं रेडी हो तो मैं 2-3 सेकंड के रुक जाता हूँ, आप लोग पॉज करके कॉपी पेन पेंसिल ले लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो आप सबको पता ही होगा कि ये पॉलिटी का एक सेंट्रल प्लेयर है, जो लॉ मेकिंग, गवर्नेंस और फाइनेंशियल कंट्रोल जैसे मल्टीपल रोल्स परफॉर्म करती है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब जो है पार्लियामेंट के पावर्स और फंक्शन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ध्यान रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है उनके रोल्स को। ठीक है, जैसे लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ उसके लॉ मेकिंग के पावर्स एंड फंक्शन। एग्जीक्यूटिव जो हुआ वो गवर्नमेंटल कंट्रोल की बात हुई है। फाइनेंशियल मतलब बजट रिलेटेड, जो मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट यानी अमेंडमेंट रिलेटेड पावर्स एंड फंक्शन। फिर जुडिशियल यानी लीगल, पार्लियामेंट के पास कुछ लीगल पावर्स भी होती हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, कुछ इलेक्टोरल पावर्स, इलेक्शन रिलेटेड पावर्स भी होती है पार्लियामेंट के पास, जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के इलेक्शंस भी कराती है पार्लियामेंट। तो ठीक है, और कुछ मिसलेनियस पावर्स से लास्ट में उसको देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहली पावर की, लेजिस्लेटिव पावर्स।
ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शन से। ठीक। तो देखो, सबसे पहला जो है पार्लियामेंट का प्राइमरी काम है नए लॉज बनाना। पार्लियामेंट का सबसे बड़ा रोल यही होता है कि नए कानून बनाना जो पूरे देश में लागू हों। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सब्जेक्ट्स को तीन लिस्ट में डिवाइड किया है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से जिसपे लॉज बनेंगे, ठीक है। सबसे पहला है यूनियन लिस्ट, फिर आता है स्टेट लिस्ट, फिर आता है कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है। इस टॉपिक पे यूनियन लिस्ट जो होता है उस पे सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट जो होता है नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेचर्स ही लॉ बना सकती है, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशंस में पार्लियामेंट भी बना सकती है, अगर स्टेट उसको रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट को कि हाँ अब इस सब्जेक्ट पे आप लॉ बनाओ। ठीक है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट आता है, उसमें दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, लेकिन अगर दोनों के लॉज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करता है। ठीक है। फिर जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉ जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के कब बना सकती है, तो वही मैंने बताया कि नॉर्मली स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाना सिर्फ स्टेट्स का काम होता है, बट कुछ स्पेशल कंडीशंस में पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है। और ये स्पेशल कंडीशंस भी एक बार आप सुन लो। जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे, जैसे आर्टिकल, क्योंकि राज्यसभा नॉर्मली स्टेट्स की काउंसिल होती है, तो अगर वो रेजोल्यूशन पार्ट पास करे आर्टिकल 249 के तहत, ठीक है, 2/3 ऑफ मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करे, तो पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझो, तो ये जीएसटी जो लागू करने के लिए स्टेट्स की अप्रूवल ली गई थी, वो उस समय राज्यसभा के रेजोल्यूशन से ही पास हुआ था। ठीक है। फिर जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, आर्टिकल 250 के अंतर्गत में इमरजेंसी के टाइम में पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का फुल पावर मिल जाता है। ठीक है। जैसे 1975 की इमरजेंसी के दौरान नए कानून पार्लियामेंट ने बिना स्टेट्स के परमिशन के बनाए थे, वो राज्यसभा की वजह से ही बना पाए थे वो उस समय। ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करें, ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए कॉमन लॉ बनाया जाए, तो पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। जैसे इंटर वाटर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, जो कई स्टेट्स के म्यूचुअल एग्रीमेंट पे बनाया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग भी अगर स्टेट्स रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट से कि भाई आप ऐसा, जैसे कावेरी डिस्प्यूट काफी ज्यादा है, ठीक है, और जैसे इंटर स्टेट वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स कई कई ज्यादा हैं, उनके बारे में भी आप देखो। एक तो कावेरी का मैंने एग्जांपल दे दिया, और भी कई सारे स्टेट्स है जहाँ पे रिवर वाटर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। ठीक। तो वो भी आप एक बार देख लेना, एक करंट अफेयर्स के लिए जरूरी है थोड़ा। ठीक है। और फिर एक और कंडीशन आती है, जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटीज लागू करने हो, तो भी ये आर्टिकल 253 के तहत है कि अगर इंडिया को किसी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट को फॉलो कराना हो, तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी लॉ बना सकती है उस केस में। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट अगर कराना होता है पार्लियामेंट को, तो वो नए लॉज बनाती है, भले वो उन सब्जेक्ट्स पे कोई लॉ बना सकती है उस समय, जब भले वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में क्यों ना हो। ठीक। फिर अगला जब केस आता है, कब बना सकती है पार्लियामेंट, जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल लगा हुआ हो। ठीक है। तो उस केस में उस स्टेट के लिए भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ठीक। जैसे 2019 में जम्मू कश्मीर के केस में उस समय प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, तो उस समय पार्लियामेंट ही लॉ बना रही थी। ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डिनेंसेस और पार्लियामेंट का रूल, बताता हूँ मैं आपको। ये ऑर्डिनेंस वाला जो टॉपिक है, इसको ये प्रेसिडेंट में भी है, तो ये प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो उस समय बताऊंगा मैं। जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता है, तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस यानी टेम्परेरी लॉ को इशू कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डिनेंस तभी वैलिड रहता है जब पार्लियामेंट के स्टार्ट होने से 6 वीक्स के अंदर उसको अप्रूव कर दिया जाए। अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती है तो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। जैसे 2020 में फार्म लॉज ऑर्डिनेंस लाए गए थे, और जिसे लेटर पार्लियामेंट ने पास कर दिया था, बट बाद में फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद इसे रिपील कर दिया गया। ठीक है। फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, फिर ये क्या होता है, ये पार्लियामेंट का स्केलेटन लॉ मेकिंग का प्रोसीजर है। ठीक है। कई बार जैसे पार्लियामेंट है बेसिक फ्रेमवर्क का लॉ बना देती है, और डिटेल्ड एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बनाने को दे देती है। उसके जो डिटेल्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव को, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हैं, जो उसकी निटी ग्रिटीज जानते हैं, उसके छोटे मोटे चीजें को जानते हैं, ठीक है, उनको दे देती है कि आप बनाओ इस पे। तो इस प्रोसेस को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन बोला जाता है। ठीक है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब समझ गया ना, कि जब पार्लियामेंट सिर्फ बेसिक फ्रेमवर्क ऊपर ऊपर का लॉ बना देगी, लेकिन उसके अंदर की जो डिटेल्स होती है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। ठीक है। और ये रूल्स और रेगुलेशन बाद में पार्लियामेंट के सामने एग्जामिन कर दिए जाते हैं कि सही बनाया है कि गलत बनाया है, कुछ अपने हिसाब से कुछ ऐसा तो नहीं डाल दिया कि जो जनता के लिए दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जवाब तो एट द एंड आपके चुने हुए एमपीज को ही देना है जनता के सामने। तो फिर बाद में इसीलिए इसको स्क्रिप्ट नहीं हो जाती है।
ठीक है, फिर जैसे एग्जांपल के तौर में जीएसटी लॉ में सिर्फ बेसिक फ्रेमवर्क दे दिए थे पार्लियामेंट वाले, ठीक है, बाकी जीएसटी के रेट्स और रूल्स गवर्नमेंट ने बनवाए, जो उस समय ऑफिसर्स होते हैं, वो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं, जो भी ऑफिसर्स जिस डिपार्टमेंट का होता है काम, उस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो इस चीज को देखते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, बल्कि एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर्स भी होल्ड करती है। तो ये देख लिया आपने, ठीक है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ ये चीज कि आप ये स्टेट लिस्ट पे कब कब लॉ बन सकता है। सबसे पहला इसको आप लिख लो, मैं पॉइंट वाइज अभी बोल दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन तो अभी थोड़ी देर पहले दे दिया था। जब राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करे, ठीक है, तब स्टेट लिस्ट पे लॉ बन सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। फिर जब अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, जब दो से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करें, नॉर्मली इंटर स्टेट वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के केस में होता है ये। फिर जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हो, ठीक है, और ऑर्डिनेंसेस ऑफ पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंसेस जब चल रहे हो तो भी, ठीक है, तो ये चार पांच कंडीशंस होती हैं जब पार्लियामेंट जो है लॉ बनाती है स्टेट लिस्ट पे। तो ये हो गया आपके लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शन। इसके बाद हम आएंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शन पे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शन क्या होता है? हाँ, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसमें एग्जीक्यूटिव जो है सरकार यानी पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और डिसीजन को पार्लियामेंट मॉनिटर करती है, और ये एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल अलग अलग तरीकों से लिया जा सकता है। कैसे कैसे? एक तो गवर्नमेंट कंट्रोल डिस्कशन और मोशंस के थ्रू, मोशंस जो मैंने पढ़ाए थे, ठीक है, कुछ उसमें जैसे पॉलिसी कट मोशन हुआ, वो भी एक कंट्रोल हुआ। सेंसर मोशन हुआ, वो भी एक कंट्रोल हुआ। नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, वो भी एक कंट्रोल हुआ। ठीक है, और कई सारे मेथड्स होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं जिससे कंट्रोल रखती है पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर। वो क्या क्या है, ध्यान रखना। एक बार मैं बता दे रहा हूँ अभी आपको, लेकिन ये चीजें आप लिख लेना। एक तो क्वेश्चन आर होता है, ठीक है, जिसमें मिनिस्टर से डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। फिर जीरो आर होता है, इमरजेंसी और इंपॉर्टेंट मैटर्स पे बिना प्रायर नोटिस के डिस्कशन होता है। फिर एडजर्नमेंट मोशन होता है, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ठीक है। और देखो एक और चीज होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर्स की। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है प्राइम मिनिस्टर प्लस जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल के, ठीक है, उनको कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बुलाता है। वो पार्लियामेंट को आंसरेबल होते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को याद रखना, दे आर जनरली रिस्पॉन्सिबल टू पास पार्लियामेंट एंड स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है। अगर लोकसभा में का मेजोरिटी सपोर्ट लूज हो जाए तो पूरी सरकार को ही रिजाइन करना पड़ सकता है, इसीलिए वो स्पेसिफिकली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई भी उनका काम होता है तो लोकसभा में उनको उनकी जवाबदारी तय होती है, ठीक है। फिर इसमें जो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है मिनिस्टर्स की, हर मिनिस्टर की अपने मिनिस्ट्री के काम के लिए वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अगर किसी मिनिस्टर पे करप्शन या इनएफिशिएंसी का इल्जाम लगे तो पीएम उसे हटा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर है कि लोकसभा कैसे नो कॉन्फिडेंस शो कर सकता है। देखो प्रेसिडेंट के इनॉग्रल एड्रेस के दौरान जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है, उसको अगर रिजेक्ट कर दिया जाए तो नो कॉन्फिडेंस शो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। देखो प्रेसिडेंट के इनॉग्रल एड्रेस के दौरान अगर मोशन ऑफ थैंक्स को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है तो वो भी एक तरह से नो कॉन्फिडेंस शो करने का तरीका होता है, ठीक। दूसरा जो है, मनी बिल को ही रिजेक्ट कर दे पार्लियामेंट। तीसरा, सेंसर मोशन या एडजर्नमेंट मोशन पास कर दे, ठीक है, किसी इंपॉर्टेंट इशू पे सरकार को की हार करवा दे, ठीक है। फिर कट मोशन पास कर दे, कट मोशन में वो भी अगर पॉलिसी कट मोशन पास हो जाए, ठीक है, तो बजट में गवर्नमेंट की फंड ही कट जाएगी ना, क्योंकि पॉलिसी कट मोशन में क्या होता है, पूरे पॉलिसी का पैसा 1 रुपए पे ले आके 1000 करोड़ का, मैंने समझाया था, 1000 करोड़ का अगर कोई वो है पॉलिसी आई है, उसको घटा के 1 रुपए कर दिया, यानी पूरी पॉलिसी को ही रिजेक्ट कर दिया ना। तो वो पोर्शन अगर पास हो गया तो तब भी तो सरकार हार गई, ठीक है। तो ये सब तरीके होते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को शो करने के, नो कॉन्फिडेंस मोशन की लाने के बजाय, ठीक है। तो ये चार पांच तरीके होते हैं। तो ये भी चार पांच तरीके आप ध्यान रखना कि अगर सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ रहा है तो पार्लियामेंट के पास और दूसरे रास्ते ये सब होते हैं। इनॉग्रल मोशन को ही रिजेक्ट कर दे, मोशन ऑफ थैंक्स जो है प्रेसिडेंट का, उसको ही रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उसको भी पास कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। फिर दूसरा, मनी बिल को ही रिजेक्ट कर दे। तीसरा, सेंसर मोशन या एडजर्नमेंट मोशन को पास करवा दे। फिर उसके बाद फिर किसी इंपॉर्टेंट इशू पे सरकार को हरा दे।
तो उसके उसके बाद में सरकार को कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता है अपने प्रति। नो कॉन्फिडेंस नहीं, सरकार को अपने लिए कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता है। और जब विपक्ष कुछ ला रहा है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएगा, ठीक है। फिर या फिर कट मोशन पास करवा दे। तो ये सब तरीके होते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगर नहीं लेकर के आ रहा है लोकसभा, उसके अलावा अगर सरकार को हटाना है तो ये सब तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। फिर आता है फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, क्या क्या फाइनेंशियल पावर है पार्लियामेंट के पास। तो फाइनेंशियल पावर्स में है, बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के गवर्नमेंट न टैक्स लगा सकती है न पैसा खर्च कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रोल बजट अप्रूव करने का होता है, जो अभी बजट का प्रोसेस चल रहा है, ठीक। एनुअल बजट, ठीक। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर जो प्रेजेंट बजट पेश करते हैं जिसमें गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंसेस का प्लान होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट का जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो तीन मेजर कमिटी सरकार के खर्चे के हिसाब रखती है। एक तो होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक। फिर जो कैग रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है और चेक करती है गवर्नमेंट का फंड मिसयूज तो नहीं हो रहा। फिर होती है एस्टिमेट्स कमेटी, जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी चेक होती है। फिर होती है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जिसमें गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज पीएसयूज की परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाती है, ठीक है। तो ये जितने भी कमिटीज हैं, कमिटीज हम पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री कमिटीज जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी कमिटीज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी कमिटीज होती है, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस आप समझ जाओ ये सब, इसका बेसिक फंक्शन समझ जाओ, मोटा मोटी यही होता है इसमें, ठीक है। फिर मार्च रश क्या होता है, मार्च रश एक टर्म आता है। तो मार्च रश ये होता है कि बजट का फंड जो है एक साल तक के लिए वैलिड रहता है, जो हमने अपने जो मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में। अगर पूरा फंड यूज नहीं हो पाता है तो ऑटोमेटिकली कंसोलिडेटेड फंड में वापस चला जाता है वो पैसा। तो ताकि कि वो वापस ना जाए, तो उसके उसके लिए क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में मार्च रश होता है, जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट्स फंड जल्दी जल्दी खर्च करते हैं ताकि कि फंड्स लैप्स ना हो जाए, ठीक है। अगर 31 मार्च तक कोई, जैसे मान लो एजुकेशन मिनिस्ट्री को 5 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया किसी साल में। अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने उस पैसे को 5 लाख करोड़ में से अगर से मान लो 2.5 लाख करोड़ ही खर्च कर पाई और 2.5 लाख करोड़ नहीं खर्च कर पाई, तो अगर 31 मार्च तक वो 2.5 लाख करोड़ नहीं खर्च कर पाई, तो वो पूरा 2.5 लाख करोड़ वापस चला जाए कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और फिर वापस को निकालने के लिए वही जद्दोजहद करनी पड़ेगी, सरकार को अप्रोप्रिएशन बिल पास कराना पड़ेगा। फिर जो पूरा 6 प्रोसेस होते हैं वो सब पूरा फिर से कराना पड़ेगा, तो सरकार के लिए भी हेडेक हो जाता है। फिर उसका फिर जो ऑफिशियल्स को नहीं खर्च कर पाए फिर उनके लिए भी हेडेक हो जाता है वो, क्योंकि फिर वो तो उनको ऊपर से फिर सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए सरकार उस क्या करती है कि ये पैसा सारा चला ना जाए, तो वो जल्दी जल्दी खर्च करती है। तो उसी जल्दीबाजी को मार्च रश कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए देखोगे आप तो कि मार्च के एंड में जब मार्च होता है तो गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट्स, प्रोजेक्ट फाइनलाइजेशन, ये सब काफी तेजी से हो जाता है। अभी भी आप अगर द हिंदू पढ़ते होगे तो देखोगे उसमें क्या कहते हैं, डिफेंस की प्रोक्योरमेंट्स वगैरह काफी ज्यादा तेज अभी हो रहे हैं, ठीक है। तो वो यही होता है मार्च रश की भाई। देखो नॉर्मली मार्च में बहुत ज्यादा चीजें खरीदी जाती है सरकार की तरफ से, तो यही होता है मार्च रश। तो ये होगी फाइनेंशियल पावर पार्लियामेंट की, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर्स। जब ये तो मैं एक बार पढ़ाऊंगा, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से बता दूंगा। अभी मैं आपको इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट का जो रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए, पार्लियामेंट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, ठीक है। वो ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास नहीं होती है। कुछ स्टेट्स, लेकिन ये है कि कुछ केसेस में स्टेट्स की भी अप्रूवल चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने में, ठीक है। जैसे तीन तरह की अमेंडमेंट्स होती हैं। सिंपल मेजोरिटी से अगर अमेंड हो जाती है, स्पेशल मेजोरिटी से जिसमें 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है, तो उसमें क्या कहते हैं, वो स्पेशल मेजोरिटी। फिर एक स्पेशल मेजोरिटी से और स्टेट के अप्रूवल से, कुछ सेंसिटिव मैटर्स में एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल होना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे जीएसटी अमेंडमेंट था, उसके लिए पार्लियामेंट प्लस 50% ऑफ स्टेट्स का भी अप्रूवल चाहिए था, ठीक है। फिर ये जो है ये पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर में बेसिक स्ट्रक्चर का मैंने बताया था, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी एक बार देख लेना कि कौन सुप्रीम कोर्ट ने केसर नंदा भारती केस में कह दिया था कि इसको बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकती पार्लियामेंट, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने देखा है, आपको याद है तो वेरी गुड। जिन्होंने नहीं देखा है उनको अगर नहीं याद है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का मैंने पूरा लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है। कैसे वो इवॉल्व हुआ, क्या हुआ, पूरी कहानी है उसमें। तो वो एक बार जाकर के आप देख लो, बेसिक स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो जाएगी बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये हो गया आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स, होगी ये पूरी।
ठीक है इसका भी। फिर आता है इसके बाद जुडिशियल पावर और फंक्शन पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट के पास जुडिशियल काम भी, पार्लियामेंट जो है जुडिशियल काम भी करती है। कैसे? जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे या पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट जो है उसका इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट कर देती है। फिर वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल प्रोसेस हुआ, ठीक है, राज्यसभा उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन पास करती है। और या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल हुआ, अगर जजेस करप्शन या मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हो तो पार्लियामेंट उनको रिमूव कर सकती है। या फिर प्रिविलेज केसेस हुए, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज केसेस, तो पार्लियामेंट जैसे अपने मेंबर्स के या आउटसाइडर्स को पनिश कर सकती है। यही पावर होती है उनके पास कि आउटसाइडर्स तक को पनिश कर सकते हैं अगर उन्होंने इसकी डिग्निटी हर्ट की हो। ठीक है, तो ये हो गई पार्लियामेंट की जुडिशियल पावर्स। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया, इतना ही है जुडिशियल पावर में, इससे ज्यादा है नहीं। मतलब जो आपके लिए जरूरी है, इससे ज्यादा आपको जानना अभी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव पे इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर जुडिशियल पावर हो गई, फिर आता है इलेक्टोरल पावर्स। ठीक है, इलेक्टोरल पावर्स क्या होते हैं? पार्लियामेंट जो है इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, पार्लियामेंट इलेक्शंस और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी इसका हिस्सा, मतलब जो इलेक्शन होती है पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, स्पीकर की हुई, ठीक है, डिप्टी स्पीकर की हुई, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की हुई, चेयरमैन की तो नहीं होती इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ठीक है, अ, तो लोकसभा और ये बात ध्यान रखना, आप चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होता है राज्यसभा में, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। वो वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, अगर राज्यसभा का चेयरमैन है इसलिए वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना कि अगर कोई बंदा वाइस प्रेसिडेंट है तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, बंदा या बंदी, मतलब माननीय या कोई भी माननीय, अगर बंदा बंदी इज नॉट द राइट टर्म, सॉरी, अगर कोई माननीय राज्यसभा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई राज्यसभा के चेयरमैन हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस आप ध्यान रखना। ठीक, फिर लोकसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, ठीक, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन, जिसमें राज्यसभा मेंबर सिलेक्ट करते हैं। ठीक, फिर दूसरे अदर इंपॉर्टेंट पावर्स जो और कुछ मिसलेनियस पावर है उसकी बात करते हैं। जैसे इमरजेंसी का अप्रूवल हो गया, ठीक है ना, आर्टिकल 352 के अंतर्गत में स्टेट इमरजेंसी की बात हो गई, 356 प्रेसिडेंट रूल में। अभी तो अब प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता है पर एक समय था जब मैक्सिमम स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगा करता था, 2005 10 ये सब, काफी प्रेसिडेंट रूल लगता था उस समय। जैसे बिहार में बहुत प्रेसिडेंट रूल लगे हैं। फिर क्या कहते हैं, और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है जहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा करता था। एक बार जब कांग्रेस इलेक्शन जीती थी, मतलब ये बात है 1960 70s की, तब उसने क्या कहते हैं अचानक सारी सरकार हटा करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। फिर जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उसने फिर क्या किया, 70s 80s की बात है, सॉरी, 60 70s की नहीं, 70 60s में भी होता था, 70s और 80s में, तीनों मतलब 3 डिकेड्स में लगातार होता चला है, प्रेसिडेंट रूल बहुत कॉमन हो गया था। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तो कभी आई नहीं अपने देश में और इसकी नौबत भी ना आए, भगवान करे कभी यूज ना हो ये पावर फाइनेंशियल इमरजेंसी की। पर एक बार ऐसी कगार पे आ गए थे हम लोग न, लेकिन उसके बाद भी एलपीजी रिफॉर्म्स हो गए थे। ठीक है, जिसमें हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी का काफी बड़ा योगदान था। उसने फाइनेंशियल इमरजेंसी की कगार पे देश को जाते जाते उसको उस मुंह से बाहर निकाल लिया थे, मतलब अंदर जाने नहीं दिए थे, बच गए थे हम लोग। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी इमरजेंसी अप्रूवल, ये इंपॉर्टेंट पावर है पार्लियामेंट की। ठीक है, उसके बाद में फिर स्टेट बाउंड्रीज का नाम चेंज करना, जैसे न्यू स्टेट्स क्रिएट करना या उनके नेम्स चेंज करना, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। जैसे पहले उड़ीसा था, ORISA से, अब ओडिशा हो गया। फिर पहले उत्तरांचल था, फिर अब उत्तराखंड हो गया। तो ये सब जो नाम चेंज होता है स्टेट का, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम होते हैं वो चेंज कौन करता है और वो कौन डिसाइड करती है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको कमेंट में बताओ मुझे। ठीक है, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम यूपी में, जैसे इलाहाबाद था वो प्रयागराज हो गया। ठीक है, तो फिर ये सब नाम कौन चेंज करता है, ये आप कमेंट में बताओ। ठीक है, मतलब किसके पास ये पावर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास कि पार्लियामेंट के पास कि होम मिनिस्ट्री के पास, ठीक है, ये बताओ। ठीक, जैसे अभी एक और इसका है पावर कि जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना का बाइफरकेशन हुआ था तो वो भी पावर पार्लियामेंट के थ्रू ही होती है, 2014 में ही 2014 या 13 बाइफरकेशन हुआ था।
ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को मॉडिफाई करना, ठीक है, ये भी पावर्स होती है पार्लियामेंट के पास ही। तो इतनी सारी पावर्स होती है पार्लियामेंट के पास। कुछ चीजें होती है जो पार्लियामेंट के पावर से बाहर होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफी लंबा हो गया है। इतना आप लोग एक बार में नहीं कंज्यूम कर पाओगे, करोगे भी तो आपका दिमाग अभी अभी इधर उधर होने लग गया होगा। तो इसीलिए हम इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तक के लिए आप पढ़ो लक्ष्मीकांत, ठीक है। हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय, जय हिंद।